देवभूमि उत्तराखंड के एपड़ कला का जलवा। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान। अयोध्या में श्री राम लला को पहनाया शुभ वस्त्र। धामी सरकार की बड़ी सौगात। निगम निकाय प्राधिकरण कर्मचारियों को मिलेगा 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। 1 जनवरी 2024 से मिलेगा महंगाई भत्ता। बद्रीनाथ में अलकनंदा में 2 युवक के बहने की घटना। पिता को बचाने के चक्कर में अलकनंदा में कूदा पुत्र। एसडीआरएफ ने एक को बचाया, दूसरे की तलाश जारी। हरिद्वार में कर्मचारियों की नाराजगी। वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े कर्मचारी। प्रशासन की मध्यस्थता से हुआ विवाद का समाधान। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बीजेपी के लिए हरियाणा में सीएम धामी का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और इसी क्रम में हरियाणा के पंचकूला पहुंचे सीएम धामी ने युवा सम्मेलन में भाग लिया, जहां सीएम धामी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर बात करते हुए पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगे। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस, उन्होंने हमेशा उनको भड़काने का काम किया है, उनको बरगलाने का काम किया है, लेकिन किसानों को कभी भी उनका जो वाजिब हक है वो कभी भी जो है कांग्रेस ने नहीं दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में खराब फसल होने पर प्रति एकड़ 6,000 रुपए मुआवजा मिलता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। 15,000 रुपए करने का काम हुआ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के समय में एमएसपी केवल 8 फसलों पर दी जाती थी। अब भाजपा सरकार ने इसको बढ़ाकर 24 फसलों पर एमएसपी लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, अपने आप में 3 गुना एमएसपी फसलों पर बढ़ाने का काम किया है। आपके पंचकूला के विकास के लिए भी कई काम हुए हैं। 114 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की यहां पर स्थापना की गई है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वहीं डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा का कायाकल्प करने का काम किया है। कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ज्ञानचंद जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल फूलों की घाटी और पैदल मार्ग सहित यात्रा बेस कैंप घांगरिया में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पार्क प्रशासन और रेंज ऑफिसर के निर्देश पर इको विकास समिति और वन पंचायत भ्यूटार के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 अधिकारी कार्यालय पर नहीं मिले। इसके अलावा 16 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। डीएम ने सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। डीएम ने सबसे पहले सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर छापेमारी की और उन्हें सहायक श्रम आयुक्त धर्मराज सिंह, प्रशासनिक अधिकारी रीना नेगी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीना भट्टर उपस्थित मिले। उपस्थिति पंजिका मांगे जाने पर कर्मचारियों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी ने पंजिका अपनी अलमारी में रखी है, जो अभी ऑफिस नहीं पहुंच पाई है। पब्लिक पहले पहुंच जाती है, अधिकारी देर से पहुंचते हैं। इसलिए मैं आज गया था एआरटीओ कार्यालय में और उसके अलावा एएलसी कार्यालय में भी गया था। तो वहां पर एआरटीओ प्रशासन वहां पर नहीं पाए गए और एआरटीओ जो दूसरे हैं प्रवर्तन वो वहाँ पे थी लेडी, और बाकी उनका स्टाफ लगभग 80% गायब था। गंभीर स्थिति है, इसलिए हमने स्वयं जाके वहाँ पे देखा और जितने लोग वहाँ पे गायब हैं और समय से नहीं आ रहे हैं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
टोईवाला में जनता के मोक्ष धाम की मांग पूरी होने जा रही है। 1,27 करोड़ की लागत से टोईवाला का मोक्ष धाम बनने जा रहा है। सूबे के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल टोईवाला में निर्माणाधीन मोक्ष धाम के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे और मोक्ष धाम से वेस्टेज पानी की निकासी की ढाल को लेकर जब जवाब मांगा गया तो निर्माणाधीन संस्था नगर पालिका के जी अखिलेश खंडूरी मंत्री के सामने अपनी सफाई देने लगे। तभी मंत्री ने फटकार लगाते हुए जेई से सही ढंग से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार की छवि को किसी भी कीमत पर खराब करने का काम अधिकारी ना करें। प्रकार की स्थिति बनती थी कि जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। बहुत पहले जब नगर पंचायत थी, मेरे चाचा चेयरमैन थे, मैं वार्ड मेंबर भी था, एक छोटा सा यहाँ टीन शेड था, लेकिन उसकी स्थिति बाढ़ से, पानी से वो लगभग क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद आवश्यकता लग रही थी कि यहाँ पे एक मोक्षधाम बने। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सौंग नदी के किनारे अभी मैंने निरीक्षण भी किया, 1,27 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया, कुछ उसमें सुझाव भी दिए हैं कि आने वाले टाइम पे ये देखने में भी ठीक हो और कोई गंदगी, सफाई, ये सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान हो, तो वो उसका निरीक्षण किया है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पूरा होगा। आने वाले टाइम पे यहाँ के लोगों को उससे एक सुविधा मिलेगी। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के चलते मंगलौर क्षेत्र के थितकी गांव में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जनपद के नवनियुक्त जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनता की समस्या सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्याओं का निपटारा किया। जनता दरबार में गैर हाजिर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भी आदेश दिया। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्या को सुना जा रहा है, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके और इस कार्यक्रम में जनपद के सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर हम अपनी पूरी टीम के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता की समस्याओं को एक एक करके सुना गया है। यहाँ की जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अपना गन्ना ले जाने के लिए सड़क की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर एक बारात घर की मांग कर रहे हैं। चकबंदी में काफ़ी विलम्ब हुआ है, उससे थोड़े व्यथित हैं। निर्देश दिया गया है कि 2-3 महीने के अंदर रिकॉर्ड फाइनल करके तहसील को सौंप दिए जाएं और कुछ सड़कों पे अतिक्रमण की बात बताई गई है, उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गांव का जो पानी है उसको बह के कहीं जाने का एक स्थान कोई है, वहाँ पे जोहड़ जैसे स्वरूप में है, उसको थोड़ा और गड्ढा करने की आवश्यकता है, सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है, जो इन लोगों ने बताया है। तो उसके लिए वीडियो साहब को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी उसका प्रस्ताव बना करके भेजें ताकि उस पर हम लोग कार्रवाई कर। चंपावत टनकपुर राजमार्ग के बीच बने स्वाला डेंजर जोन ने सभी के पसीने छुड़ा दिए हैं। राजमार्ग बंद होने के कारण शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वही व्यापारियों और लोगों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया, जिससे इस क्षेत्र में अब जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के आशुतोष कुमार के अनुसार जब तक इस उक्त स्थल से पूरा मलबा हटाकर पक्की जमीन नहीं मिलती है, तब तक यहां सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निगम, उपक्रमों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। जिस तरह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई, इससे कर्मचारियों में काफी उत्साह है। सरकार निरंतर लगातार ऐतिहासिक फैसले लेने का काम करिए और इस प्रदेश के हित में लेने का काम करिए। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के किसान, तमाम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम करिए। और जिस तरीके से उन्होंने अभी ये भत्ता देने की बात करी है, मुझे लगता है कि सभी कर्मचारियों में उत्साह है और वो धामी जी का धन्यवाद भी करते हैं। और क्योंकि कर्मचारी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर सभी कर्मचारियों का भी और सभी के हितों का ख्याल रखते हुए इस तरह के निर्णय लेने का काम कर रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम से लेकर गढ़वाल हिमालय उच्च हिमालयी सरस्वती घाटी माणा के पास 25 से 27 सितंबर 2024 तक माणा पास एमटीबी चैलेंज का तीसरा संस्करण होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इस बार करीब 175 वॉलंटियर प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें आर्मी, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, माणा, बद्रीनाथ, ईडीसी, जीएमवीएन सहित कई संस्थाओं की टीम भाग ले रही है। प्रदेश में साहसिक क्रियाकलापों की आयोजक संस्था स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रभारी अजय भट्ट ने बताया कि माउंटेन बाइक रैली का यह साहसिक क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य जोशीमठ क्षेत्र सहित सीमांत बॉर्डर एरिया क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए इन साहसिक पर्यटन स्थलों को विश्व साहसिक पर्यटन के मानचित्र में लाने की एक सामूहिक कोशिश है। उन्होंने बताया कि इस बार की एमटीबी चैलेंज के लिए रजिस्ट्रेशन अंतिम दौर में है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में कहा कि अधूरे निर्माण और सड़क के गड्ढों, पानी लीकेज की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के यदि इस सड़क की खुदाई की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी निर्माण कार्यों की अनुमति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने जनपद में पाइपलाइन लीकेज मरम्मत के लिए जल संस्थान को जवाबदेही दी है। हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसीज की काफ़ी कमियां उजागर हुई थी, डेफिशिएंट वर्किंग उजागर हुई थी, तो उसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है। सुपरविजन मॉनिटरिंग में पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे जो सारे इश्यूज़ को ब्रॉडली समझ सकें, टैकल कर सकें, तो अब एक प्रशासनिक अधिकारी उसको लीड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे कमियाँ मिल रही हैं गाड़ियों में, एम्प्लॉयज़ में, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं उठाया गया, हमारे गार्बेज जहाँ पे उठान नहीं किया गया, हाउस टू हाउस जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, वहाँ पे मिसिंग है कि गाड़ी नहीं गई या हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं गए, तो उसको कंपाइल करते हुए पेनलाइज भी किया जा रहा है एजेंसीज को लगातार। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रदेश में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और अन्य गतिमान विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा अंत्योदय पीएचएस कार्ड धारकों और राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों को नियमित रूप से खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं खाद्य मंत्री ने मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए, जिससे प्रदेश के लगभग 1,84,000 परिवार मुफ्त गैस रिफिलिंग योजना से लाभान्वित होते रहें। उन्होंने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि कार्ड धारकों द्वारा इस योजना का पोषण और दरों के लिहाज से समुचित लाभ लिया जा रहा है। की अंतर्गत जितनी हमारी, चाहे हमारे पीएचएस कार्ड धारक है, चाहे हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है, चाहे हमारे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारक है, उनको पीडीएस सिस्टम से दिए जा रहे, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, या मुफ्त गैस रिफिल के अंतर्गत उनको गैस प्रोवाइड करना हो, उन सब की आज जो है समीक्षा की गई है। और जिसमें चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराजगी भी व्यक्त की है और चूँकि 25 तारीख की कैबिनेट है, तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके, अथवा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय हो जाए, ये विभाग को आज निर्देशित किया है, जिससे कि हमारे लगभग 1,84,000 परिवार जो है उससे प्रभावित होते हैं, तो कहीं भी वो इस योजना से वंचित न रह जाए, इसकी विशेष चिंता की जाए। उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर बड़ा भ्रष्टाचार करने के मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज मनीष मिश्रा का ट्रांसफर हो गया। आपको बता दें, कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की राय
मांगी थी और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं, इसके लिए राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अपनी राय विजिलेंस को सौंपनी थी। विजिलेंस ने उसके बाद कोर्ट को इस संबंध में अवगत कराया था, लेकिन कोर्ट के पास विजिलेंस या राय रखती उससे पहले ही जज का ट्रांसफर हो गया, जिससे चर्चा का बाजार गर्म है। प्रदेश कांग्रेस को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। उनको ये नहीं पता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसका ट्रांसफर और सब करना ये कोर्ट का मैटर होता है, हाई कोर्ट देखता है। तो इसमें इस तरीके की चीजें बोलना, इस तरीके की बातें बोलना, ये साबित करता है कि इनको थोड़ा सा मानसिक विकास अभी इनका अच्छे से हो नहीं पाया है। और लेकिन अगर इन तथ्यों से हट के मैं इनको एक बात और इनका इतिहास याद दिलाना चाहूं, तो ये अपनी तरीके से अपने जो इनकी तानाशाही चल रही है उस तरीके से ये सभी पार्टियों को अगर देख रहे हैं, तो ये इनको अपने इतिहास को देखना चाहिए था, अपने बहरुल इस्लाम जी को देखना चाहिए था, जिनको राज्यसभा सांसद के पद से हटवा कर इन्होंने हाई कोर्ट का जज बनवाया। फिर एक फैसले के लिए इन्होंने उसको हाई कोर्ट के जज से के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाया रिटायर होने के बाद। फिर एक फैसले का जब उन्होंने फैसला कर लिया इनके पक्ष में, तो वापस इनको सुप्रीम कोर्ट के जज से भी हटा के कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़वाया। तो इस तरीके की तानाशाही आपके ही राज में देखने को मिलती थी, जो आपने तानाशाही दिखाई है। दूसरा, बीजेपी के राज में कभी इस तरीके की लीडरशिप देखने को नहीं दिखाई देती है। तो ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ही इसका करता है स्थानांतरण। हरिद्वार में वेतन संबंधी और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाराज 3 कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए, जिन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सफाई कर्मचारियों के धरने को सामाजिक संगठन सुराज सेवा दल ने समर्थन दिया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि वे यूनिवर्सिटी प्रशासन से वार्ता करने गए थे और इस दौरान यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की, जिससे नाराज होकर यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारी और सुराज सेवा दल का एक कार्यकर्ता सहित कुल 3 लोग टंकी पर चढ़ गए। मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान के हस्तक्षेप पर अभद्रता करने वाले यूनिवर्सिटी के अधिकारी ने कर्मचारियों से माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। तो जब हम 5 लोग वार्तालाप करने गए तो एक व्यक्ति को अकेले अंदर जाके धमका दिया, और जब वो बाहर आए हमने पूछा जी आपने 5 लोगों को वार्ता के लिए बुलाया, तो एक व्यक्ति उसमें से कहता है कि मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, जितने से उत्तराखंड में नेता नहीं उतने तो मेरे घरों में जो है हमारे खानदान है। टंकी पर हमारे जो है पप्पू जी हैं और हमारे अरविंद जी हैं और हमारे आनंद जी हैं। हाँ, ये 2 कर्मचारी एक स्वराज के कार्यकर्ता हैं। निंदनीय शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है, एक तो उस पर वो माफी मांगे सार्वजनिक। हमारी जो मांग है वो ये है कि जो ESI, PF और जो वेतनमान, न्यूनतम वेतनमान है वो इन कर्मचारियों को दिया जाए। जब कुछ लोग वार्ता करने गए थे तो इन लोगों का कहना है कि इनके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा मिसबिहेव किया गया और ये लोग फिर उस मिसबिहेव के विरोध में ये लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। तो मेरे द्वारा यहाँ पर आके इन लोगों से वार्ता की गई है और जो जिन पे इन लोगों के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया गया है, तो उनके द्वारा अपने व्यवहार पे खेद प्रकट किया गया है और इस तरह से ये लोग इन्होंने अपना ये टंकी से नीचे उतर गए हैं और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न। अयोध्या में श्री रामलला के दिव्य विग्रह पर उत्तराखंड की एपड़ कला से सुसज्जित सुवस्त्रम समस्त देवभूमि वासियों की प्रभु श्री राम के प्रति असीम आस्था और श्रद्धा का अनुपम प्रतीक है। यह पावन वस्त्र श्रम साधकों ने बनाया, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता और कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने अयोध्या के प्रभु श्री राम के वस्त्रों को बनाने का काम किया है। उत्तराखंड की हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो पहनावा है, हमारे यहाँ की जो चीजें हैं, जो हमारे धार्मिक पौराणिक चीजें जो हमारी चलती हैं, उनको अगर हम किसी भी अन्य प्रदेशों में भेजने का काम करते हैं, जिस तरीके से हमारे श्री राम जी के वस्त्रों को बनाने का यहाँ के हमारे उन कलाकारों ने काम किया है, हमारे उन लोगों ने काम किया, मुझे लगता है बहुत ही गर्व का महसूस होता है और ऐतिहासिक कार्य किया है उन्होंने कि अगर श्री राम जी अगर उत्तराखंड के बनाए हुए उन एपण के वस्त्रों को अगर पहनाया जाएगा वहां पर, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर ये गर्व की बात होगी कि उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है जो हमेशा प्रथम स्थान पर आता है। और क्योंकि श्री राम जी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पूजनीय मानते हुए वहां पर विराजमान उनको करने का काम किया, क्योंकि श्री राम जी पूरे देश और दुनिया में जो है पूजे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व और ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जिसमें हमारे लोगों ने वहां पर अपना स्थान प्राप्त करने का काम किया है।
राज्यसभा के पूर्व सांसद और देश की सबसे बड़ी निजी सुरक्षा एजेंसी SIS ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सिन्हा की 2 पुस्तक समाज और सियासत कुछ इधर की का विमोचन हुआ। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत कई लोग मौजूद रहे। पुस्तक के विमोचन के बाद डॉक्टर सिन्हा का 74वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें बिहार की मशहूर लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव और सृष्टि सिन्हा ने अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। अवसर पर यहाँ बच्चों के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरा विद्यालय परिवार ही उनका अपना परिवार है और वो हर बच्चे को वो अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं। हर बच्चे के लिए हर मुमकिन सहूलियत इस विद्यालय में दी जा रही है और यहाँ सभी विद्यालय के बच्चे बहुत खुश हैं। आदरणीय सिन्हा साहब मेरे अग्रज हैं। कोई भी गरीब उनके पास जाता है किसी भी अपनी तकलीफ के लिए तो उसकी पूरी मदद करते हैं। मैं आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य, दीर्घायु, आनंद सहित दीर्घायु की कामना करता हूँ। इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक आदरणीय R.K. सिन्हा जी का जन्मदिन है और इस विद्यालय में आज एक छोटा सा उत्सव मनाया जा रहा है। सिन्हा जी हमारे अत्यंत प्रेमी मित्र हैं। जो इनसे एक बार मिल लेता है वो इनके मित्र हो जाते हैं। ये पत्रकार भी है, ये राजनेता भी है और ये मैन पावर के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। देखिए वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, सब उनकी है। जो देवभूमि का जो गौरव है वो तो सबको बना करके रखना है और यदि ऐसा लगता है और हो रहा है इसको रोकने की निश्चित रूप में जरूरत है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सील गांव के बरुड़ी तोप की सड़क बीते दिन आई आपदा से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गांव को जोड़ने वाली दोनों सड़कें बंद हैं और जिसके चलते ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव की बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद ग्रामीण बुजुर्ग महिला को डोली के सहारे 3 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्तों से 2 घंटे की कठिन पैदल यात्रा कर नेत्र सलान तक लाए। इसके बाद वाहन के माध्यम से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि गंगाली और नेत्र सलान की सड़क पूरी तरह से बंद है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क खोलने की मांग की है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह ने बताया कि सड़क बंद होने से क्षेत्र के पैदल रास्ते और पेयजल योजनाएं बह चुकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।